Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter gaseous exchange जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके. अच्छा जी. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैंने ऑर्गन्स आपको बता दिए थे, मेन वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म बता दिया था, उसके स्ट्रक्चर बता दिए थे. अब हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग. व्हाट इज़ ब्रीथिंग? द गैसवस एक्सचेंज जो कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना. एयर का इनसाइड मूव करना, इनहेल करना, उसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं या इंस्पिरेशन भी कहते हैं. और एयर का बाहर की तरफ मूव करना मतलब एक्सपायर करना, एक्सहेल करना, उसको एक्सपिरेशन भी कहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. लंग्स आर सील्ड इन द प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी. जो लंग्स हमारे हैं वो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सील हुए हुए. मैंने आपको बताया था लंग्स के चारों तरफ एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसका एक पार्ट होता है विसरल प्लूरा और एक होता है पैराइटल प्लूरा. ठीक है. तो उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे लंग्स क्लोज होते हैं इनसाइड द चेस्ट कैविटी. जो चेस्ट कैविटी है, एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज अ लार्ज फ्लैट मसल नोन एज अ डायफ्राम. बॉटम ऑफ दिस कैविटी पे हमारे पास एक डोम शेप राउंडेड मसल होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम. डायफ्राम का मैंने फंक्शन बताया था कि वो थोरेसिक कैविटी को नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है. तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स इनहेल करना, एयर का इनसाइड मूव करना, और एक्सपिरेशन मीन्स एक्सहेल करना, एयर का बाहर की तरफ मूव करना. ओके. मैकेनिज्म क्या है? लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स. लंग्स के जो चारों तरफ हमारे पास हैं वो रिब्स मौजूद हैं. ठीक है. बिटवीन दीज रिब्स मसल्स आर प्रेजेंट. इन रिब्स के दरमियान हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. मीन्स ये जो हमारे पास लंग्स कैविटी है, ये जो स्पेसेस है हमारे पास रिब्स के बीच में, इंटरकोस्टल स्पेसेस कहलाते हैं ये. तो इनमें हमारे पास टू टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ होते हैं और उसके नीचे हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो हमारे पास जो मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उस मसल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं. अच्छा जी. तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, thoracic cavity is separated from the abdominal cavity by the diaphragm. इन ह्यूमंस देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग. ह्यूमंस के अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है. व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग? कि हमारे लंग्स में जो एल्व्यूलाई हैं उसमें और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेशर एग्जिस्ट करता है जो कि नॉर्मल प्रेशर होता है. लेकिन जब वो नेगेटिव होगा उसी टाइम एयर मूव करेगी इनसाइड. ठीक है. जो हमारे पास प्रेशर मौजूद हैं एल्व्यूलाई के अंदर और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो लंग्स को एक्सपैंड करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो वो प्रेशर मौजूद होते हैं. तो जब प्रेशर वो नेगेटिव होंगे मतलब कम होंगे तो फिर हमारे पास एयर इनसाइड मूव करेगी. तो ये जो यहाँ पे अप्लाई होता है लॉ, वो अप्लाई होता है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कि वॉल्यूम्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के. ये बॉयज लॉ है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा. ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग का मतलब ही यही है कि हमारे एल्वुलाई में और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो नेगेटिव होगा उसी टाइम वॉल्यूम अंदर आएगा. क्योंकि जब वो नेगेटिव होगा तो वॉल्यूम का प्रेशर कम होगा. जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम लंग्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो लंग्स का बढ़ेगा एयर के मूव करने की वजह से. ठीक है. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि जब हमारे पास प्रेशर कम हो रहा है तो फिर हमारे पास वॉल्यूम लंग्स का बढ़ रहा है. अच्छा जी. व्हाट इज इनहेलेशन? ड्यूरिंग द इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैट एंड द रिब केज इज राइजेस अप. जब हम इनहेलेशन करेंगे, एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी इनसाइड, तो क्या होगा कि लंग्स हमारे एक्सपेंड कर जाएंगे. जब लंग्स हमारे एक्सपेंड कर जाएंगे तो जो डायफ्राम है ना, डोम शेप, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि लंग्स एक्सपेंड कर गए, लंग्स फूल गए, तो डायफ्राम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और नीचे की तरफ मूव कर जाएगा. एंड रिब केज राइजेज अप. और जो रिब केज है ना, पूरा हमारे पास रिब्स जो हैं ये ऊपर की तरफ राइज होंगी, मतलब ऊपर की तरफ खींचेंगी. आप इनहेल करके देखें अपनी नॉर्मल रूटीन में, सांस अंदर लेके देखें तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है, ये जो आपकी रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं. दिस एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी. इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है, अंदर का एरिया बढ़ जाता है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो जब हम इनहेलेशन करते हैं
हमारा डायफ्राम नीचे मूव करता है और हमारा रिब केज ऊपर की तरफ मूव करता है। तो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ होते हैं, तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि इन इंटरकोस्टल स्पेसेस के बाहर की तरफ मौजूद हैं। The chest cavity is sealed, so this creates a partial vacuum inside the cavity. तो जैसे ही इनहेलेशन होगी, हमारे अंदर एयर एंटर होगी लंग्स में, तो चेस्ट कैविटी सील है, वो तो एक हद तक एक्सपेंड करेंगे ना लंग्स, तो उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिल्स द लंग्स एज एयर रशेज इनटू द ब्रीथिंग पैसेज। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है, हवा की जो एयर है, ये जैसे हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी, तो हमारा ब्रीथिंग पैसेज जो है वो पूरा फिल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर से। तो दिस इज इनहेलेशन प्रोसेस। What is exhalation? Often exhalation is a passive process. Exhalation जो है वो passive process होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि इनहेलेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Okay, so during the exhalation, when the rib cage lowers and the diaphragm relaxes, pressure in the chest cavity is greater than the atmospheric pressure. तो जब हम exhalation करेंगे, एयर को, जो लंग्स में एयर थी उसको बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, स्ट्रेट हो चुका था, वो वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जो रिब केज मेरी ऊपर की तरफ जा चुकी थी, वो वापस से नीचे की तरफ आएंगी, रिब केज लोअर हो जाएगा। आप सांस बाहर फेंक के देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, अभी आप एक्सपेरिमेंट में करके देख सकते हैं कि जब एक्सहेल करते हैं, एयर को बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो वापस नीचे की तरफ मूव करती हैं, और अंदर डायफ्राम जो होगा वो वापस से जो है वो रिलैक्स कर जाएगा और डोम शेप का वापस से हो जाएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइम पे जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंस्पिरेशन में, इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन एक्सहेलेशन में हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एयर इज पुशेस आउट ऑफ द लंग, और एयर जो है वो आउट ऑफ द लंग्स चली जाएगी, बाहर की तरफ पुश हो जाएगी। Here you can see the diagrammatic representation कि यहाँ पे इनहेलेशन है और यहाँ पे एक्सहेलेशन है। जब आप इनहेलेशन करेंगे, एयर हमारी इनसाइड मूव करेगी लंग्स के, तो जो हमारी रिब्स होंगी वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, और जो डायफ्राम डोम शेप था ये नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, लंग्स फूल गए हैं लाइक द बलून। लंग्स एक्सपेंड लाइक द बलून। तो जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो उनको एक्सपेंड होने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करके स्ट्रेट हो जाएगा लाइक दिस। नॉर्मली डायफ्राम इस तरह का होता है, मोर डोम शेप, लेकिन जब इंस्पिरेशन होगी तो ये लेस डोम शेप हो जाएगा, और इसको हम स्ट्रेट भी कहते हैं, ये स्ट्रेट भी हो जाएगा। ठीक है। जब हमारे पास एक्सहेलेशन होगी, हम एयर को बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली लंग्स हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वहाँ का स्पेस भी कम हो जाएगा। जब स्पेस कम हो जाएगा तो डायफ्राम वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप वापस से ले लेगा। जो रिब्स हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करके गई थी इंस्पिरेशन के वक्त, अब एक्सहेलेशन के वक्त रिब्स वापस से नीचे की तरफ आ जाएंगी और ये एक्सहेलेशन हो जाएगी। हेयर यू कैन सी कि किस तरह से जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इंस्पिरेशन हो रही है तो रिब्स हमारी जो है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और जो डायफ्राम हमारे पास, ये जो डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर हो रहा है। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एयर को बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिब्स वापस से हमारी जो है वो नीचे की तरफ आ रही हैं, और डायफ्राम वापस से उसी पोजिशन पे जा रहा है जिस पे वो पहले मौजूद था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास ब्रोंकाई आ गए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स आ गए। फर्दर डिवीजन ब्रोंकाई की ब्रोंक्यूल्स होती है। फिर जब इसके डीप में जाएंगे तो यहाँ पे आप एल्वोलाई देख रहे हैं, जो कि जहाँ पे गैसवस एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे गैसवस एक्सचेंज होती है। अभी आप एल्वोलाई में देखेंगे कि वहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी, एल्वोलाई के चारों तरफ एक कैपिलरी बेड बना रही होंगी जहाँ पे गैसवस एक्सचेंज होती है। अच्छा जी, दीज आर द लंग्स। ओके, हाउ द गैसवस एक्सचेंज अकर। ये जो हमारे पास वॉल है ये एल्वुलाई की वॉल है, ठीक है। और एल्वुलाई के बिल्कुल बाहर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं जिसपे ब्लड आ रहा है। अब ब्लड कौन सा आता है लंग्स में? डीऑक्सीजनेटेड आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके एल्वुलाई में चली जाएगी, ठीक है। और जो एल्वुलाई में एयर आई हुई है बाहर से, उसमें ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन मूव करके हमारे ब्लड में आ जाएगी। तो इसलिए ब्लड जो पहले डीऑक्सीजनेटेड था अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब वो वापस से कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो सके। कॉम्पोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर।
जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से उसमें ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में 0.04%, नाइट्रोजन होती है 79% और वाटर वेपर्स होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। वो वाटर वेपर्स ह्यूमिडिफाइड कौन करता है? हमारा नोज़ उसको ह्यूमिडिफाइड करता है। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, जब हम एयर को बाहर की तरफ फेंकते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन होती है 17%, मतलब 21% से वो कितनी हो गई? 17%, 4% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड पहले थी 0.04%, बहुत कम थी एयर के अंदर, लेकिन जब हम उसको एक्सहेल करेंगे, तो उसमें हमारी ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो जाएगी, जो एल्वियोलाई के अंदर आई थी ब्लड से।